पिक्चर चालू करो बे। शुरुआत इसी के साथ देखिए सुधांशु जी, ये विपक्ष का आरोप है कि ये चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। वो कह रहे हैं इसकी कवरेज नहीं होनी चाहिए। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, विपक्ष के सामने समस्या क्या है कि वो भारत की व्यवस्था, भारत का संविधान छोड़िए, भारत ही को नहीं समझते। वो तो आज से लेकर हमेशा तक भारतीय संस्कृति को ही भारतीयता के विरोध में दिखाते रहे। तो उस विषय में खैर जो टेक्निकल आधार पर तो चुनाव आयोग निर्णय लेगा, चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा वो स्वीकार है। परंतु ये बताइए, कोई चुनाव प्रचार तो है नहीं, इसमें प्रचार क्यों नजर आ रहा है? धार्मिक आस्था में प्रचार कहां से नजर आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इसका अर्थ हो गया कि वो जो अपने को धर्मनिरपेक्ष कह कर अधर्म से जोड़े रहे, अधर्म के पक्ष में लिए रहे, उन लोगों को इसमें समस्या नजर आती। दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये भारत क्या है उसको समझिए। प्रधानमंत्री जी इस समय सुदूर दक्षिण शोर के ऊपर कन्याकुमारी जी के मंदिर में हैं। भारत कैसे जुड़ता है? जिस क्षण आप कन्याकुमारी के मंदिर में श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाते हैं, उस क्षण आपका वही श्रद्धा का भाव वैष्णो देवी के साथ भी जुड़ जाता है। वही श्रद्धा का भाव देश के पश्चिम में मुंबा देवी के साथ जुड़ जाता है, मुंबई की। वही पूर्व में जाकर कामाख्या और त्रिपुर सुंदरी से भी जुड़ जाता है। वही देश के मध्य में विंध्यवासिनी देवी से भी जुड़ जाता है। और शायद लोगों को ना पता हो, जो वहां पर श्लोक पढ़ा जाता है उसमें बोला जाता है कि नमामि शारदा देवी कश्मीर पूर्वाचन, वो शारदा जी का मंदिर जो ध्वस्त कर दिया गया, उनकी भी आराधना दक्षिण में बैठकर मंदिरों में होती है, अर्थात कश्मीर की शारदा देवी से भी जुड़ जाता है। और तो बाकी छोड़िए, कलकत्ता की काली मां से जुड़ जाता है। और जो हमारे हिस्से से चले गए, ढाका की ढाकेश्वरी से भी वही श्रद्धा का भाव जुड़ता है, और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी श्रद्धा का भाव जुड़ता है। यह है भारतीय राष्ट्र। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? यह है सांस्कृतिक राष्ट्र, जिसे ना मारा जा सकता ना काटा जा सकता है। कोई हिस्सा किसी के भी पास में चला जाए, मगर भावनात्मक दृष्टि से भारत का व्यक्ति किसी भी मंदिर में जाकर जब वो पूजा करता है तो पूरे भारत से वो जुड़ जाता है। ये कैसा कैसा सांसद जी, इसका परसों की वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसी बिंदु पे तो आ रहा हूं। हाँ। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। मैं बचपन में था, अंजना जी, जब राम मंदिर का मुद्दा उठा था तो कांग्रेस वाले जानते क्या बोलते थे? कि आरएसएस वाले फैनेटिक हैं। अरे मंदिर कोई मुद्दा हो सकता है राजनीति का? ये तो इनके दिमाग का एक सनकपन है। मगर आज उसी मंदिर ने देश की राजनीति बदल दी। कारण क्या है कि मंदिर राजनीति का विषय नहीं है। ये क्या बात करता है यार? 21वीं सदी का भारत जब उभर रहा है तो भारत अपनी पहचान अस्मिता के साथ उभर रहा है। तो ये राजनीति से बहुत परे हटकर बहुत अलग प्रकार का विषय है। और मैं एक बात अंजना जी कह दूं, विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने बाबर की कब्रों पे जाके सिजदा किया है। 1959 जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पे गए। 1968 इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पे गई। 2005 राहुल गांधी मनमोहन सिंह के साथ बाबर की कब्र पे गए। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जिन्होंने लिखा 1968 में नटवर सिंह ने उस घटना का वर्णन किया है अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में, कि इंदिरा जी ने श्रद्धा के साथ सर झुकाया बाबर की कब्र पर। और मुड़कर मुझसे कहा, ऐसा लगा सदियां सिमट कर इस लम्हे में आ गई हैं। और उन्होंने कहा, नटवर सिंह ने, जो इनके बड़े खास और विदेश मंत्री भी रहे, अपनी किताब में लिखा है कि बाबर की कब्र पर श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट अनुभव था। उन लोगों को आज कलेजे पे सांप लौटता है। यदि भारत की सनातन शक्ति के प्रतीक मंदिर में जाकर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा का भाव करता है तो राजनीति बहुत छोटी चीज है, भारत की पहचान का विषय। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रागिनी जी, चुनाव आयोग के नियमों में यह तो कहीं नहीं लिखा है कि कोई ध्यान नहीं लगा सकता है, एक। दूसरा, आपकी पार्टी को या विपक्ष की पार्टियों को कहीं सार्वजनिक जगह पर जाने से या पब्लिक के बीच में तस्वीरें डालने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में ये उल्लंघन कैसा? बीजेपी तो ये मानती है कि आप लोग जितना इसका विरोध करेंगे, प्रधानमंत्री के वोटर्स और कंसोलिडेट होंगे, एकजुट होंगे। अंजना जी, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो अपनी बात की शुरुआत में शेर के साथ करना चाहती हूँ कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, अगर तोप मुखातिब हो तो अखबार निकालो। मानती हूँ कि निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता लोकतंत्र का आधारभूत स्तंभ है। और ये मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ कि मेरे पिताजी स्वयं पत्रकार रहे और वो बचपन से यही सिखाते रहे कि पत्रकार की कलम से तभी झुकनी चाहिए जब वो लिख रहा। और इसीलिए आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं ये आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तमाम प्रलोभन और दबावों के बावजूद हिंदी पत्रकारिता आने वाले समय में फले फूले और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करे। आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ही के साथ जितने और भी हिंदी पत्रकार मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, विरोधी भी हैं, प्यारी समझ गई। सोशल मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, प्रिंट मीडिया के हों, उनको आज मैं शुभकामना देती हूँ। और मैं समझती हूँ कि चुनाव का प्रचार सुचारू रूप से चले, लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों की आस्था बनी रहे, इलेक्शन का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके ऊपर भी किसी भी तरीके का प्रहार ना किया जा सके, ये भी मुझे लगता है एक मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं
इस बात से शुरू करती हूँ। बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आ गए, बहुत सारे जवाब भी आए क्योंकि सुधांशु जी को बड़ी तफसील से बोलने का मौका मिला। तो देखिए, कहा जाता है कि स्वांग रचाता है वही जिसके मन में चोर है, सत्य मौन रहता सदा, झूठ मचाता शोर है। तो चुनाव का प्रचार जब खत्म होता है तो 48 घंटे का एक साइलेंस पीरियड होता है, मौन का एक समय होता है 48 घंटे का। अब मोदी जी मौन व्रत रख रहे हैं तो सारा नजारा वहीं फोकस होना चाहिए, तब वो दिखाया जाना चाहिए। और मोदी जी मौन व्रत तभी रख रहे हैं जब ये शांति का समय चल रहा है, आखिरी फेज से पहले कि चुनाव से पहले। तो पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है अंजना जी। और मुझे लगता है कि न सिर्फ हम जो प्रवक्ता आपके टेलीविजन पर शो पर आकर बात करते हैं, बल्कि जो आपके दर्शक भी हैं वो ये बात भली भांति समझते हैं कि प्रचार परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से किस तरह से किया जाता है। और ये सुधांशु जी कह रहे थे कि सनातन की समझ नहीं है, धर्म की समझ नहीं है, देश की समझ नहीं है, भला 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 भला। तो भैया, सनातन की समझ तो ये भी कहती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सनातन की समझ तो ये भी कहती है सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सनातन की समझ तो ये भी कहती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि अगर आपके मन में चोर है, कपट है, झूठ, फरेब, पाखंड और जुमलों का आप प्रयोग करते हैं तो ना आपको प्रभु मिल सकते हैं और ना ही आपको जनता जनार्दन मिल सकती है। बैंड बज गया। तो कहा जाता है कि 900 चूहे खाके अब अगर ध्यान लगाया जाएगा तो जितनी भी देवी माँ के नाम सुधांशु जी ने लंबी फहरिस्त में गिनाए हैं उनमें से कोई नहीं मिलेगा। और चूंकि डिबेट का विषय ये ध्यान के अलावा एक और भी बात है, आज मनमोहन सिंह जी ने बड़ी सावगोई से 3 बातें कही प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, मैं उसका भी जिक्र जल्दी से कर देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, एक पत्र लिखकर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि इस देश में शुद्ध रूप से बांटने की राजनीति करने की मंशा से सबसे नफरती भाषण देने का काम पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने किया। सही पकड़े हैं। उन्होंने कही कि विपक्ष और एक खास समुदाय को निशाने पर रखने के लिए असंसदीय, अमर्यादित और विद्वेषपूर्ण शब्दावली का प्रयोग मोदी जी ने किया है। और इसके चलते भारत के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं जिन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बल्कि भाषण देने की जो एक सार्वजनिक शोभनीयता होती है उसको सबसे निचले पायदान पर पहुंचा दिया। बात तो सही है। समझती हूँ कि ये बात 100% सही है और 16 आने खरी है। 2 बातें अंजना जी, एक और बात, 2 बातें जल्दी, नहीं एक मिनट में जल्दी से 2 बातें और जोड़ दूंगी, फिर आप चली जाइएगा। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी कोई और शो देखते हो ना हो, अभी तो मौन व्रत होगा उनका, पता नहीं देख पाएंगे, पर आपका शो जरूर देखते होंगे, बड़ा लोकप्रिय शो। 2 बातें मोदी जी को भी मैं कहना चाहती हूँ आपके शो के जरिए से। पहली तो ये कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। तो उनकी सिर्फ जबान सख्त नहीं है, उनका दिल भी सख्त हो के पत्थर हो चुका है। इसीलिए वो मुल्ला, मटन, माफिया, मुजरा, मंगलसूत्र, घुसपैठिया, तमाम शब्द उनके मुंह से निकले और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। इस बार लोगों ने पकड़ लिया है। और जो वो कहते थे ना जनता माफ नहीं करेगी, वो उलट मासी हो रही है और वो वापस आने वाली है। एक अंतिम बात। दूसरा गुण, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो सबका साथ सबका विकास खुद मोदी जी का दिया हुआ नारा आज देश का सबसे झूठा और सबसे बनावटी नारा हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी दुभाती करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मोदी जी ने किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, प्रधानमंत्री ने मर्यादा लांघी, यहां तक कहा। रागिनी जी की बात का क्रमवार उत्तर देना चाहता हूं। बस हवा निकल गई। पत्रकारिता दिवस की बात कही और इनकी पार्टी ने इस चुनाव में बहुत संविधान परिवर्तन की बात कही है, तो मैं देश के दर्शकों को याद दिला दूं, भारत के इतिहास का पहला संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू की सरकार किस पे लाई थी? फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने कहा था सबको अपने मन मुताबिक कुछ भी लिखने की और बोलने की आदत नहीं होगी, वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होगी। अच्छा, हमको सिखा दिया है। भारत के इतिहास में पहला मौका है जब केवल साहिर लुधियानवी ने, मजरूर सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि नेहरू जी की स्टाइल हिटलर से मिलती है, तो वो हिटलर के शिष्य नजर आते हैं, तो 2 साल जेल में रहे थे। राजीव गांधी की सरकार से एक अखबार ने 10 सवाल पूछ लिए थे, तो 10 दिन पूरे होने से पहले बिजली काट दी गई थी। इनकम टैक्स का नोटिस छापा तो अपनी जगह था। और शेर पढ़ा था रागिनी जी ने, तो मैं बता दूं आपकी सरकार के समय में जब इमरजेंसी लगी थी तो हर पत्रकार को एक चीज वेट करानी पड़ती थी सरकार से कि बस यही छपेगा, यही लाइन छपेगी। तो वहां पे उस बेबसी में एक शायर ने शेर लिखा था कि उर्दू के जो बड़े बड़े शायर है ना, गालिब, मीर, ज़ौक़, सबके नाम आप लोगों ने सुने होंगे। उन्होंने लिखा था अब तो गालिब, ज़ौक़, साहिर, मीर सरकारी, अब तो गालिब, ज़ौक़, साहिर, मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और आपने कहा धर्म के बारे में, तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम तो जहां खड़े थे राम के साथ 2 सीटों पर भी खड़े थे, जब सपने में गुमान नहीं था कभी जिंदगी में सत्ता आएगी, और 303 के साथ भी यथावत खड़े हैं। आप 404 के साथ बैठकर भी गेम कर रहे थे और 44 और 52 पर भी गेम कर रहे हैं। जब आपके नेता जो थे वकील का चोला ओढ़ के जाते थे रुकवाने के लिए मंदिर को, तो आप कहते थे वो तो वकील के रूप में गए, जो पैसा देगा अगर क्लाइंट तो वो देंगे। तो आपके साथ वही स्थिति है कि आपको दाम प्रिय थे, राम नहीं प्रिय थे। तो उसमें कहा जाता है कि राम नाम कड़वा लगे
और मीठा लागे दाम तो दूधा में दोनों गए, न माया मिली राम, न आपको सत्ता मिली न भगवान का आशीर्वाद मिला। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? डॉक्टर मनमोहन सिंह की चिट्ठी अंजना जी बहुत अद्भुत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बोला, उनके कार्यकाल में तो क्या क्या नहीं हुआ, अब उन्हें लिखना पड़ रहा है क्योंकि बोलने पर भी बंदिश है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बात बोला था सदन के पटल में, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को कभी बोलने नहीं दिया। यूपीए 1 के शासनकाल में याद करिए, बाकायदा पीएमओ से लेटर गया था कि कम से कम मंत्री अपने विभाग की जानकारी दे दिया करें। और सुनिए, अब नफरत की बात कहते हैं, ये मनमोहन सिंह जी वही मनमोहन सिंह है ना जिनके कार्यकाल में हिंदू आतंकवाद का विषय आया था। ये मनमोहन सिंह जी वही मनमोहन सिंह है ना जिसमें एज पर विकीलीक्स, मैं नहीं कह रहा हूं विकीलीक्स सच है, कि राहुल गांधी ने अमेरिकन डिप्लोमेट से कहा कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है। आज तक कांग्रेस ने उसका खंडन नहीं किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। जिनके की गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल 13 जनवरी 2013 जाके चेक कर लीजिएगा। और जब सदन के पटल पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा कि आप देश के गृह मंत्री हैं, आपने बयान दिया है, तो कहते मैंने बयान ऐसे ही दिया था, मैं वापस ले लेता हूं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये वही हैं जिन्होंने जिनके जमाने में एजेंसीज ये करती सुधांशु थी जी, कि इशरत जहां पहले आतंकवादी पत्र नीति, पत्र नीति ध्यान नीति से धर्म नीति पर कब आ गया, समझ नहीं आया। एक लाइन बोल, पत्र नीति ध्यान नीति से धर्म नीति पर नहीं कैसे आ मैं गया? मैं उस बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए एक लाइन बस बता दूं, जैसे ही पता चला कि वो मोदी जी की हत्या का प्लान था, हलफनामा बदल गया। मगर मजे की बात है, आईबी का स्टैंड नहीं बदला, सीबीआई का स्टैंड बदल गया। तो घृणा की सबसे बड़ी सियासत अगर हुई है, दुख की बात है डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई है। सोनिया गांधी द्वारा मौत का सौदागर बोलने से लेकर आज जो कांग्रेस के सहारनपुर के उम्मीदवार हैं, उन्होंने 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा ऐसा शब्द बोला, और वो तू चाय बेच वगैरह वगैरह। मोदी जी ने कहा हम गाली प्रूफ हो चुके हैं, बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में तो नरसिम्हा राव ने काम करने का मौका दिया था, मगर इन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में मौका नहीं दिया। और देश के इकलौते प्रधानमंत्री थे जिनकी फोटो छुटकी लगती थी, और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन जिनको सिर्फ कैबिनेट का रैंक था, उनकी फोटोवा बढ़ती लगती थी। तो मुझे लगता है कि इस वृद्धावस्था के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस प्रकार का उपयोग करना सर्वथा अनुचित और अमानवीय है। तो रुको जरा, सबर करो। रागिनी जी वो सीधा ये आरोप लगा रहे हैं, और हम लोग उस चिट्ठी के हिस्से भी दिखा रहे हैं हम लगातार। रिपोर्ट हमारी चल नहीं पाई क्योंकि तस्वीरें आ गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग इस उम्र में मनमोहन सिंह जी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स साधने के लिए। पंजाब के मद्देनजर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है आखिरी पेज में। अंजना जी, कहा जाता है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बड़ बोले हैं, कोई बहुत ही बोलते हैं, बोल बच्चन है। बोलते बोलते देश के प्रधानमंत्री ये भी बोल गए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान ही नहीं थी, वो बिल्कुल लोकप्रिय व्यक्ति नहीं थे, उन्हें कोई जानता ही नहीं था। 1982 तक जबकि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म बनी गांधी, उसके बाद गांधी के बारे में लोगों को पता चला, उससे पहले जानते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नरेंद्र मोदी तो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि गणेश जी का सर प्लास्टिक सर्जरी से बना था। वो तो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि कर्ण जो थे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रतीक थे। वो बोलते बोलते बोल जाते हैं कि बादल आ जाएं तो बड़ा अच्छा होता है, रडार जो दुश्मन के विमान हैं उनको देख नहीं पाता। तो क्या क्या बोल जाते हैं उसकी तो एक लंबी फहरिस्त में गिनवा सकती हूँ, पर 100 बातों की एक बात ये है कि मनमोहन सिंह जी की खामोशी की बात की। मनमोहन सिंह जी खामोश कभी नहीं रहे, वो कम बोलते थे, सोच समझकर बोलते थे, और उनके शब्दों से ज्यादा उनका काम बोलता था। 8% की जीडीपी ऑन एवरेज 10 सालों में हमने दी, जो आपके समय पर 6% पर गिर आई है। जब वो नोटबंदी लागू की गई जिसके चलते 200 लोग लाइन में खड़े हुए मर गए अपने ही पैसे बैंक अकाउंट से निकालते हुए, उसे लागू करने से पहले, गलत जीएसटी लागू करने से पहले यही मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने साफगोई से ये कहा था कि अगर ये गलत निर्णय लिया गया तो 2% जीडीपी गिरेगी। और तब नरेंद्र मोदी जी ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए संसद के पटल पे कहा था कि ये पूर्व प्रधानमंत्री शायद रेनकोट पहनकर नहाते हैं। इस तरीके की शब्दावली अपने से पहले के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करने वाले बोल बच्चन से अच्छा तो ये है कि कम बोलने वाला प्रधानमंत्री हो, पर कम से कम शोध करके समझ के बोलने वाला प्रधानमंत्री हो। अब बोल, क्योंकि आज कौन क्या रेनकोट पहनकर खड़ा है ये हम सब देख सकते हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब आ जाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। मैं ये भी बता देती हूँ, अगर अनब्राइडल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच होती ना, तो माँ से मंगलसूत्र, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मुल्ला, माँ से मुसलमान, माँ से मंदिर। एक काउंटर क्वेश्चन है, प्लीज पूरा कर देते हैं, उसके बाद जैसे मैंने उनसे पूछा था आपसे भी पूछूंगी, आपको सुनना पड़ेगा सवाल। आपने कहा रेनकोट वाली बात, सुनिए रागिनी जी, अच्छा ठीक है आप बोल लीजिएगा। रागिनी जी, आपने कहा रेनकोट वाली बात पीएम ने बोली है, और पिछले चुनाव में राहुल जी चौकीदार है वाला कौन सा नारा बोलते थे पीएम के लिए? वो मर्यादित भाषा थी। मुझे लगता है जितना मैं आपको जानती हूँ, ये वो लाइन आपको रिपीट करने में भी मुझसे बुरा लगेगा। जली ना, तेरी भी जली ना। नहीं अंजना जी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे बुरा ये लगा कि आपने सुधांशु जी से नहीं पूछा। बिल्कुल पूछा था, आपको सिलेक्टिव एमनेशिया होता है। मैंने उनसे पूछा था कि धर्म नीति पर बहस कब आ गई।
रागिनी जी आप मुझे विक्टिम बोलने कार्ड और नहीं रोना देना धोना बंद चाहती हैं तो कीजिए। अलग बात है। नहीं, आप मैंने उनसे मत पूछा था बोल काउंटर कीजिए। क्वेश्चन, आप सुनिए, डू नॉट सुनिए। लाई। मैं विक्टिम झूठ मत बोलने बोलिए। वाली प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं बोल मैंने रही हूँ उनसे तो मुझे पूछा भी था बोलने कि दीजिए। धर्म नीति पर बहस कब आ गई। अगर पूछा था नहीं पूछा था, बोलिए हाँ या ना। झूठ मत बोलिए। अभी तो आपको समझ आएगा कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। मैं बोलने से पहले प्रियम्बल करती है, खुद ही झूठ मत सफाई दे बोलिए। रही है। झूठ मत मुझे बोलिए। बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। झूठ आप बोल रही हैं। मैं अच्छा चलिए, अब मैं आपसे भी मैंने पूछती हूँ, काउंटर मुझे क्वेश्चन किया था बताइए। सुधांशु आप ही के त्रिवेदी चैनल से। के- आप ही के एक एंकर हैं, आप ही के चैनल के, जो कि सफेद को काला करने का काम करते हैं। उन्होंने बताया एक ट्वीट के जरिए कि 73 इंटरव्यू मोदी जी के हुए। वो 73 पत्रकार जो इंटरव्यू ले रहे थे या कुछ ग्रुप में भी ले रहे थे, उनमें से कितनों ने मोदी जी से पूछा कि 10 साल में आपने एक प्रेस वार्ता क्यों नहीं की मोदी जी? हमने हम तो आपसे पूछा। बात करना चाहते थे, हमने आपने पूछा। क्यों नहीं की? हमने आपने पूछा। सुधांशु जी से ये क्यों नहीं पूछा? आप मुझे बोलने तो दीजिए, आप फिर बोलिएगा अरे हर जब बात पे मतलब टोकेंगे। आप गलत पे गलत बोले जा रही है रागिनी आप जी। बोलने तो दीजिए। हमारे इंटरव्यू में बोलने तो हमने दीजिए। पीएम से ये प्रश्न किया है। दिखाइए, दिखाइए, एक चलिए मिनट सवाल निकाल निकाल के दीजिए। दिखा दीजिए, सवाल निकालिए। अब मैं आगे बोल सकती हूँ तब तक? हाँ बोलिए। मैं बोल सकती हूँ? हाँ, factually मैं correct ये बात है, मैं कह रही हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच अनब्राइडल्ड आज होती, तो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने माँ से मंगलसूत्र, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मंदिर, माँ से मस्जिद, माँ से मुल्ला, माँ से माफिया, माँ से मुजरा तक की बात कर ली, वो अंतिम भाषण में माँ से माँ बहन की गाली दे रहे होते। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग जब देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, तो उसकी दुहाई उनके प्रवक्ता बैठकर देते हुए मुझे नहीं लगता कि अच्छे नजर आते हैं। और मैं आपसे ये नहीं कह रही थी कि आपने डिबेट में सुधांशु जी से क्यों नहीं पूछा, जो आप सफाई देने लगी। मैं आपसे ये कह रही थी कि आपको ये पूछना चाहिए कि जब मोदी विपक्ष के लिए मुजरा करने जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, तो सुधांशु जी को गर्व होता है या शर्म आती है? मोदी जी झूठा और आपत्तिजनक बयान देते हैं तो इन्हें गर्व होता है या इन्हें शर्म आती है? जब देश के किसानों को परजीवी आंदोलन जीवी संसद में खड़ा होकर बोलते हैं और अपने गुर्गों से कहलवाते हैं कि वो लोग खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तो उन्हें गर्व होता है या इन्हें शर्म आती है? जब देश की पहलवान बेटियों के ऊपर उनके सम्मान को रौंदने वाले व्यक्ति के बेटे को टिकट मिलती है, मोदी जी देते हैं, और उसके बाद वो कल 2 लोगों को रौंद कर उसका काफिला मार देता है, तब इन्हें शर्म आती है या गर्व होता है? ये सवाल आपसे पूछने के लिए कह रही थी, जो आपने मुझे उस वक्त बोलने के लिए नहीं दिया। और अब एक बात मैं, और राम ये बार बार राम 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 कर रहे हैं, तो मैं वो भी बता दूंगी। देखिए, जब आप राम राम बोलते हैं ना, हमें तो ये सिखाया गया, क्योंकि हम तो गांधी मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, कि धर्म निजी आस्था का मामला है। बार बार राम मंदिर को, राम के नाम को, सनातन धर्म को आप जब चुनावी दलदल में घसीट कर आते हैं, तो आप ही राम के नाम को मैला करने का काम करते हैं। आप मुंह में राम, बगल में छुरी वाले लोग हैं, और इसीलिए जब आप राम 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 बोलते हैं ना, तो आपके मुंह से मरा 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 ही निकलता है, क्योंकि आपकी मानसिकता ही वही है। तो अगर भाई भाई को लड़ाने का आप काम करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वेशभूषा और खान पान के नाम पर, तो मैं समझती हूँ कि आप सबसे ज्यादा करीब है किसी प्रभु राम के नहीं, आप उन अंग्रेजों के करीब हैं जो डिवाइड एंड रूल की नीति देश में अपनाते थे, तोड़ो और राज करो। यहाँ पर भी आप वही कर रहे हैं। देश के टुकड़े हो, संविधान के टुकड़े हो, लोकतंत्र के टुकड़े हो, और हमारे जो एक गंगा जमनी तहजीब है, जो सद्भाव है, उसके टुकड़े हो, ऐसा चाहने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के सबसे बड़े सरगना अगर कोई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और जहां तक आपको मनमोहन सिंह जी की बड़ी दयनीय स्थिति नजर आ रही थी, तो एक बार सुधांशु जी जयप्रकाश नड्डा जी की तरफ भी देखिएगा, जिनको ऐसे कोहनी से पकड़कर यूं पीछे अमित शाह जी कर देते हैं। एक बड़ी सी फूल माला आती है, उसमें सर लगाना चाहते हैं, पर मोदी जी आंख दिखाते हैं तो वो माला के अंदर सर तक नहीं लाने देते। ये आपके वर्तमान के अध्यक्ष की हालत। गजब बेइज्जती है। सुधांशु जी, चूंकि आपने मनमोहन सिंह जी पर सवाल किया, वो जेपी नड्डा जी पर सवाल कर रही हैं, उसका भी जवाब दीजिए। लेकिन कुल मिलाकर ये हमेशा देखा गया है, जब वोटिंग का दिन रहता है, उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री किसी ना किसी मंदिर पर पहुंचते हैं। हालांकि विपक्ष के भी कई नेता ये करते हैं, आजकल हर कोई मंदिर से शुरुआत करता है, लेकिन इन सब पर उनका प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि नफरत वाली राजनीति आपकी पार्टी फैला रही है देश में। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, सारी बातों का क्रमवार उत्तर देता हूं। उन्होंने महात्मा गांधी से शुरू किया था, तो मैं बगैर शोध किए हुए बोले दे रहा हूं। रागिनी जी, महात्मा गांधी कितने लोकप्रिय थे, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। अभी आपके अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सोनिया जी की इच्छा थी कि खड़गे जी बने, तो सब लोगों ने खड़गे जी को वोट दिया और शशि थरूर विड्रॉ कर लिए। मगर जब 1945 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ अप्रैल में, जो तय था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बावजूद सबको पता था कि गांधी जी नेहरू जी को चाह रहे हैं, 0 वोट मिला। 1 वोट कृपलानी को, 1 वोट पट्टाभी रमैया को, और सारे वोट सरदार पटेल को। झूठ बोल रहा है। महात्मा गांधी 1939 कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा, पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और वो हार गए। सुभाष चंद्र बोस जीत गए। बस ये 2 प्रमाण इस बात के लिए काफी हैं कि कांग्रेस के अंदर वो कितने लोकप्रिय थे और देश में कितने लोकप्रिय थे। आप महात्मा गांधी को अप्रासंगिक, गैर लोकप्रिय और बिल्कुल ही नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, आप नियम का पालन कीजिए, अपने बारी का इंतजार कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। पूछिए तो सही, आप नियम का पालन करिए, मैंने सिर्फ फैक्ट बोले। और सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। संपूर्ण गांधी वाङ्मय में गांधी जी का जो अंतिम प्रवचन है 29 जनवरी 1948, उसको जाके कोई पढ़ ले। गांधी जी स्वयं बता रहे हैं कि भारत में जो शरणार्थी आए हुए हैं, वो गांधी जी के बारे में कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और वो बुरी तरीके से अलोकप्रिय हो गए।
और नेहरू की ट्विस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के बाद दूसरी स्पीच जिस कांग्रेस के नेता ने दी थी वो थे खलीकुज्जमा। खलीकुज्जमा ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि गांधी ने उनको बताया कि गांधी का खुद का बेटा उनसे कह रहा है कि वो हिंदुओं के लिए अभिशाप करोगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गांधी जी के खुद के वचन, ये कांग्रेस की इंटरनल प्रोसीडिंग और कांग्रेस की चीफ बोल दी। खैर, अब आइए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कितना शानदार बात की। अरे भाई सवाल क्या, मैंने तो कोट किया, कहीं कोई किंतु परंतु है क्या इसमें? ये सारे फैक्ट्स हैं। और किताब और कोट कर दूं रागिनी जी, मौलाना आजाद की किताब इंडिया में फ्रीडम में ये लिखा हुआ है, कृपलानी की किताब माय डेज विद गांधी में लिखा हुआ है, और जो जिस ढंग से नेहरू को चुना गया। अब छोड़िए वर्तमान पे आइए, छोड़िए पुरानी बात, छोड़िए वर्तमान पे आइए। फिर देखिए करते कैसे हो ये सब? आप देखिए डिस्टर्ब कर रही हैं आप खुद अभी अंजना जी को कह रही थी और आप स्वयं उस नियम का उल्लंघन करने लगी। मैं शांति से आपकी बात सुन रहा था ना, आपने टाइम का इंतजार किया, आप भी इंतजार करिए, आप तो सभ्यता से डिबेट करती हैं। अब आप देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये देश के इकलौते वित्त मंत्री हैं जिनके टाइम में 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, जुलाई 91 और सितंबर 91। सोना गिरवी रखा गया, वो हालात तब बने जब ये रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। सोचिए उस हालात में तब आए जब देश की ग्रोथ रेट निगेटिव, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम, महंगाई की दर 17%, ग्रोथ रेट निगेटिव, उस हालात में थे। और जब इनको सरकार मिली 2004 में, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, जुलाई 2004 का चिदंबरम का वित्त मंत्री के रूप में जो भाषण है उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रोबस्ट, इकोनॉमी इज इन गुड कंडीशन। यानी अटल जी की सरकार ने बहुत अच्छी स्थिति में आपको इकोनॉमी दी थी और इसीलिए यूपीए 1 में ही आपकी ग्रोथ रेट ठीक रही, जो कैरिड ओवर इफेक्ट था उसके बाद सब नीचे चला गया। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मनमोहन सिंह के दौर में क्या हुआ, वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में घृणा क्या रही है, सारी बातें सबको भली बात ही पता है। ठीक है। अब आइए भाषा की मर्यादा के ऊपर जो आप बात कहना चाहते हैं, ये बताइए, आपने कहा कि मन में तो मोदी जी के लिए तो मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत, जाने क्या क्या बोला गया, क्या किसी पे कोई कार्रवाई हुई? बताइए जलवायु जलाल से वो सारे लोग घूम रहे हैं कि नहीं? वो बोटी बोटी कहने वाला भी आज आपका सहारनपुर का कैंडिडेट है कि नहीं? और जिसके लिए 2014 में वो सपा में था और सम्मानित रूप से जाकर कांग्रेस वाले राहुल गांधी अगले दिन उसको लेके आए थे। अब आते हैं ध्यान और ज्ञान के ऊपर और राजनीति में प्रयोग करने के लिए। भारत के इतिहास में चुनाव अभियान की शुरुआत राम का नाम लेकर हुई है। तो नवंबर 1989 में अयोध्या से राजीव गांधी ने राम का नाम लेकर चुनाव अभियान की शुरुआत की। चूंकि हम लोगों ने उस समय वहां पर शिलान्यास कर दिया था, तो ये होता है राम का नाम भुनाना चुनाव में। हमने किसी चुनाव अभियान की शुरुआत राम के नाम से नहीं की, मगर 1 साल के अंदर नवंबर 1990 में कार सेवकों की हत्या करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार को समर्थन देकर बचाया। 1 साल के अंदर राम के नाम का आवरण ओढ़ने से लेके राम भक्त कार सेवकों की हत्या का समर्थन करना तक, ये होता है राजनीति। इसीलिए आप लोगों की गति हुई कि जिसे कहते हैं, जो बड़ा वो फेमस लाइन है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। थैंक यू अंजना जी, आखिरी के 2 मिनट का समय आपने मुझे दे दिया। तो देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मुंह और मसूर की दाल। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो मोदी जी के राज में है। 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई मोदी जी के अन्याय काल में है। 75 साल में सबसे ज्यादा रुपये की गिरावट मोदी जी के अन्याय काल में है। यही नहीं, कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसके बाद भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां नंबर जो है वो मोदी जी के कार्यकाल में पहुंच रहा है। किसानों की जो आय थी उसको दुगना करने की बात कर रहे थे। 2022 तक एनएसएसओ के आंकड़े बताते कि 27 रुपया प्रतिदिन किसान जो है वो कमा पा रहे हैं। अपने उद्योगपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो जाता है, किसानों का 1 रुपए का भी नहीं। और जो आम आदमी है, 10 में से 8 लोगों की आय देश में कम हो रही है। ये सच्चाई है। उसके बाद आप वो कहते हैं ना, दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, पहले आईना रख लिया कीजिए। तो यूपीए कार्यकाल की बात आप बाद में कीजिएगा। बात तो सही है। तो एक बात और जल्दी से बता देती हूँ, देखिए भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये बार बार जो आप झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलो, जोरदार बोलो, बार बार बोलो। ये सबसे पहले आरके सिंह जो गृह सचिव थे, उन्होंने ये बात कही थी और आपने उन्हीं आरके सिंह को टिकट दी। जिन्ना की कब्र पर जाकर रोने वाला कोई कांग्रेसी आदमी नहीं था, अडवाणी थे, वो जाकर रोए और आपने करने दिया। और एक लाइन अंत में और बोल देने दीजिए अंजना जी, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, खूनी पंजा, ये सारे शब्द जो हैं वो मोदी जी ने बोले।